Hello everyone, welcome to the online platform of live classes Sirsa. Today we are going to discuss about the most easiest chapter of biology class 10th, that is our environment. बेटा ये चैप्टर इतना ईजी है कि आप इसे बिल्कुल आराम से कवर अप कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप में मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर को कवर करने में नहीं आएगी, बिकॉज थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपने इसकी बेसिक टर्म्स छोटी ग्रेड्स में पढ़ रखी है, 6th में 7th में आपने पढ़ रखा है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा होंगे वो हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो आई थिंक विदाउट एनी डिले हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज आर इन्वायरमेंट। अब अगर चैप्टर आर इन्वायरमेंट है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। हम छोटी क्लास से या पहले छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है क्या? वो इन्वायरमेंट है क्या? तो इन्वायरमेंट इज क्या है? इन्वायरमेंट इट इज नेचुरल बॉडी, it is natural body which surrounds and influence us। एक ऐसी नेचुरल बॉडी जो हमें सराउंड करके रखती है, जो हमें इफेक्ट करके रखती है, दैट इज इन्वायरमेंट। जिससे हम घिरे हुए हैं, जिससे हम अफेक्टेड हैं, उसे क्या बोला जाता है बेटा? इन्वायरमेंट। ठीक है, या सिंपल सी भाषा में बताऊं तो हमारे आसपास जो भी कुछ है दैट इज आर इन्वायरमेंट, दैट इज आर इन्वायरमेंट। अब हमारे आसपास क्या क्या है बेटा? रेनफॉल, हमारे आसपास क्या है? टेम्परेचर, हमारे आसपास क्या है? सॉइल, हमारे आसपास क्या है? प्लांट्स, हमारे आसपास क्या है? एनिमल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ गया? तो ऐसी नेचुरल बॉडी विच सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस अस इज नोन एज इन्वायरमेंट। तो बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। अब इन्वायरमेंट अगर नेचुरल बॉडी है तो इकोसिस्टम भी तो कुछ होगा, इकोसिस्टम भी तो कुछ होगा। उस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। इंटरेक्ट करने पर जो वो सिस्टम बना लेंगी उसे क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। उसे क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्टिंग मतलब सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एरिया में, किसके साथ? नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स के साथ। किसमें? इन्वायरमेंट में। क्या बनाती है? इकोसिस्टम। कहने का मतलब समझ में आया कि इन्वायरमेंट तो पूरी की पूरी नेचुरल बॉडी है जो हमें सराउंड करके रखती है, बट उसी इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करके जो सिस्टम बनाते हैं उसे बोलते हैं इकोसिस्टम, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है जी। अब इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? फिर इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अब स्टडी के लिए हम एक वर्ड लगाते हैं लॉजी, और किसकी स्टडी कर रहे हैं? इको की, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? इकोलॉजी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इकोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? तो इस इकोलॉजी के फादर कौन है? इस इकोलॉजी के फादर हैं बेटा अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल, बट अब एनसीईआरटी ने आई थिंक इसको चेंज कर दिया है। अर्नस्ट हैकेल। पॉइंट क्लियर है? तो इकोसिस्टम क्या है बेटा? इन्वायरमेंट में एक ऐसा सिस्टम जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के द्वारा बनाया गया है और वहाँ वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है बेटा? इकोसिस्टम बोला जाता है। अब मैंने बताया कि इसमें बेटा दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग वाले कंपोनेंट को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग वाले कंपोनेंट को बोला जाता है एबायोटिक कंपोनेंट। समझ में आ गया? तो इट कंप्राइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट कंप्राइज ऑफ ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। समझ में आ गया? तो इन्वायरमेंट क्या थी? अभी तक हमने क्या पढ़ा? इन्वायरमेंट क्या थी? पूरी नेचुरल बॉडी जो हमें सराउंड करके रखती है। एक सेकेंड।
तो एनवायरनमेंट क्या थी बेटा, पूरी लिविंग बॉडी, नेचुरल बॉडी जो हमें सराउंड करके रखती है, जिससे हम अफेक्टेड हैं, और इकोसिस्टम क्या है, उसी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करके जो सिस्टम बनाते हैं उसे बोला जाता है इकोसिस्टम। एंड स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी एंड फादर ऑफ इकोलॉजी इज अर्नस्ट हैकेल। डन। और कंपोनेंट्स, अगर अब कंपोनेंट्स को पेपर में आ जाए तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग को क्या बोला जा रहा है, बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग को क्या बोला जा रहा है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने इकोसिस्टम के टाइप होते हैं? तो दो टाइप होते हैं बेटा, एक नेचर के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम और एक ह्यूमन के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम। तो जो नेचर के द्वारा बनाया जाएगा उसे बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम, जो हमारे द्वारा ह्यूमन आर्टिफिशियली बनाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। पॉइंट क्लियर है? तो नेचुरल इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज अकर्स फ्रीली इन द नेचर, नेचर में एग्जिस्ट करेंगी और नेचर के द्वारा ही अपने आप बनाई जाएंगी, हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं होगा, उसे कौन सा बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। समझ में आ गया? फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक एक्सेट्रा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल के आता है, व्हाई लेक इज नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम, वाई ponds इज नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम, और ये PYQ है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, नेचर के द्वारा बनाया गया है और नेचर में ही रहते हैं। समझ में आ गया? यही इसकी डेफिनेशन दे देंगे हम। और नेक्स्ट आता है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। इट इज द ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर मेड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बेटा ह्यूमन का एक नेचर है, ह्यूमन अगर कोई काम करेगा ना उसमें अपना फायदा देखेगा, है ना। अगर ये वाला इकोसिस्टम ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है तो जरूर इसमें भी उसका कोई फायदा होगा, है ना। तो जिस इकोसिस्टम से, जिस इस सिस्टम से उसका सर्वाइवल चलता है, उसकी अर्निंग होती है, उसको पैसा मिलेगा, है ना, तो वही बनाएगा वो। लाइक क्रॉप फील्ड, खेत ऑब्वियसली, गार्डन, उससे मजे आएंगे, एक्वेरियम, उसके घर की शो बढ़ेगी। डन डन। तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है। और बेटा क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, तो मैं इन दोनों क्वेश्चन के साथ तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी कि वाई ponds या लेक is known as natural ecosystem and garden is known as human made ecosystem। तो वहां जाके कंफ्यूज नहीं हो जाना, इनकी डेफिनेशंस डाला ना, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। डन। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, एक मैं यहाँ पे पॉइंट लिखवाना चाहती हूँ बेटा, अगर कि इकोलॉजी की स्टडी फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नस्ट हैकेल हैं, तो फादर ऑफ इन्वायरमेंट भी कोई ना कोई होगा, फादर ऑफ इन्वायरमेंट भी कोई ना कोई होगा। तो हु इज द फादर ऑफ इन्वायरमेंट? ये आई नो ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, बट कुछ नहीं, लिख लो थोड़ा सा। फादर ऑफ इन्वायरमेंट, फादर ऑफ इन्वायरमेंट कौन है? सर ऑर्थर टेंसले, सर ऑर्थर टेंसले। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर। हमने बोला कि इकोसिस्टम में बेटा लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये बात हमने पढ़ ली है, इंटरेक्ट करते हैं। तो अब उसमें कोई ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, वो लिविंग और नॉन लिविंग, कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट्स, क्या कह रहे हैं हम, कंपोनेंट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो वो ऑर्गेनिज्म बेटा कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट इज प्रोड्यूसर। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आप पढ़ के आए हो प्रोड्यूसर्स, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आप पढ़ के आए हो ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं? जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। अब उन्होंने खाना खुद बनाया है, प्रोड्यूस किया है, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। ये बात हमें पता है। तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ऐड करके हम लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये भी अपना खाना खुद बनाती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रास है, कोई प्लांट है, उसने खाना बना लिया फोटोसिंथेसिस से, बात समझ में आ गई। अब उस खाने को, मतलब कि उस फूड को जो उनकी बॉडी में बना है उसको कोई ना कोई तो खाएगा, या सिर्फ प्लांट्स अपने लिए बनाती है? बिल्कुल भी नहीं। हमने पढ़ा हुआ है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले कुछ हेटरोट्रोप्स भी होते हैं, इसका मतलब कि प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कुछ कंज्यूमर्स भी होंगे, है ना। तो कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए खाने को कंज्यूम करते हैं। डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैम हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे, डायरेक्टली कैसे? मान लेते हैं कि ग्रास ने खाना बनाया,
ठीक है। अब उस ग्रास को किसने खा लिया? डियर ने खा लिया, तो उसका खाना डायरेक्ट उसके पेट में चला गया, उसने कंज्यूम कर लिया, ये बात तो ठीक है। अब उस डियर को मान लो किसने खा लिया? लॉयन ने खा लिया। तो बेटा अब उसने खाया तो डियर को, बट उसकी बॉडी में प्लांट्स के द्वारा बना गया खाना गया ना, तो प्लांट्स पे वो डायरेक्ट तो डिपेंड नहीं थे, बट डियर को मीडियम बना करके वो प्लांट्स पे डिपेंड थे। दैट इज वो डिपेंड किस पे हैं? इनडायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर्स पर। पॉइंट क्लियर है? द ऑर्गेनिजम्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड एंड फीड ऑन अदर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। सैप्रोफाइट्स हमने पढ़े हैं, हेटेरोट्रोप्स में होलोजोइक हमने पढ़े हैं, पैरासाइट्स हमने पढ़े हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो जी ठीक है। अब मान लेते हैं कि प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया खाना, और प्लांट्स के उस खाने को किसने खा लिया? डियर ने खा लिया। ठीक है। अब डियर मान लो मर गया, डियर डाई कर गया। अब उस डाई करने के बाद वो इन्वायरमेंट में, वो मतलब नेचर में ऐसे ही पड़ा। ठीक है। अब उसकी बॉडी से भी तो खाना किसी ने लेना पड़ेगा। अब उसने तो खा लिया और वो मर गया, तो उसकी बॉडी से भी तो खाना किसी को लेना पड़ेगा, है ना। तो जो उस मरे हुए डियर की बॉडी से या मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की, डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना खाना लेते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स याद करो, हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था सैप्रोफाइट्स, which depends on dead and decaying remains of plants and animals. These are decomposers. ठीक है। The microorganisms that convert the dead remains of plants and animal to humus are called decomposers. फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई इसमें कौन से आ गई थी? राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, म्यूकर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया, उनको किसने खाया? कंज्यूमर ने। और अब अगर ये डेड हो गए तो उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन कौन लेगा? डिकम्पोजर्स लेगा। ठीक है। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन के आता है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। बात समझ में आई? आई थिंक मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बना सकते हो कि बेटा अगर ये डाई कर गया, मान लिया अगर ये डाई कर गया, तो इसके ऊपर डिपेंड कौन है? डिकम्पोजर्स अपने खाने के लिए। तो ये क्या कर देंगे? इसकी बॉडी से सारा न्यूट्रिशन ले लेंगे और इसकी जो मरी हुई बॉडी है उससे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देंगे। समझ में आ गया? तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। दे हेल्प्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट by taking its nutrition from dead and decaying remains of plants and animal. समझ में आ गया? अब यहीं से क्वेश्चन एक और बन के आता है, what if decomposers, visible है, ठीक है, what if decomposers are not present in the environment, are not present in the इकोसिस्टम? तो बस आई थिंक बना लोगे आंसर। मैंने हमेशा बताया है कि अगर कोई चीज़ नहीं होती तो उसका काम नहीं हो पाता। अब उसका काम नहीं होगा तो उससे इफेक्ट जो पड़ेगा उसको एक्सप्लेन कर दो। तो बेटा डिकम्पोजर्स ने इससे खाना लेंगे, अगर ये नहीं प्रेजेंट बॉडी इकोसिस्टम में तो ये मर गया, तो इसकी बॉडी से न्यूट्रिशन कोई नहीं लेगा, इन्वायरमेंट को क्लीन कोई नहीं कर पाएगा, तो उसकी मरी हुई बॉडी से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे वो इन्वायरमेंट में जाएंगे, वो सॉयल में जाएंगे, वो एयर में जाएंगे, पॉल्यूशन कॉज करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कॉज करेंगे, हमारा इन्वायरमेंट प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाएगा। यही इसका आंसर है। अगर डिकम्पोजर्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। यहाँ से समझ में आ गया? और ये क्वेश्चन 101% तुम्हारे पेपर में आएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। ओके जी। देखो अब यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, प्लांट, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, कंज्यूमर इनको खाने वाले, कुछ ये भी एनिमल्स में आते हैं कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स फंजाई पढ़ाया है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस नहीं है, कुछ बैक्टीरियाज पढ़ाए हैं जो इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये जस्ट एक पिक्चर है, ये तुम्हें बताने के लिए कि प्रोड्यूसर किस टाइप के होते हैं, कंज्यूमर किस टाइप के, और डिकम्पोजर्स क्या हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ व्हाट इज फूड चेन? व्हाट इज फूड चेन? अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि मान लो ग्रास ने खाना बनाया, ठीक है, बना लिया, मैम बना लिया। ग्रास के खाने को किसने खाया? डियर ने खाया, मैम खा लिया, इसकी बॉडी में चलेगी इसके न्यूट्रिशन। डियर को मैम किसने खाया? लॉयन ने खाया, मैम खा लिया। लॉयन जब डेड कर गया तो उसको कौन डिकम्पोज करेंगे? डिकम्पोजर्स करेंगे, मैम कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने बेटा क्या बना ली? इन्होंने एक चेन बना ली अपने खाने के लिए। इन्होंने अपने खाने के लिए एक चेन बना ली और इसी खाने की चेन को क्या बोलते हैं? फूड चेन।
इसी खाने की चेन को क्या बोलते हैं? फूड चेन। क्लियर है पॉइंट? द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग बायोटिक लेवल, क्यों ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, फॉर्म्स अ फूड चेन। समझ में आ गया? द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म्स अ फूड चेन। बात समझ में आ गई? और हर एक लेवल को बेटा क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक लेवल। हर एक लेवल को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक लेवल। और ट्रॉपिक लेवल के बारे में तो मैं तुम्हें बताऊं तो ट्रॉपिक लेवल को डिनोट ऐसे कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाएगा बेटा, ये ग्रास है, ये डियर है, ये लायन है, ये डीकम्पोजर्स है, इस तरह से। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। समझ में आ गया? और यही क्या बनाती है? फूड चेन बनाती है। फूड चेन बनाती है। पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, अब ग्रास ने खाना बना लिया तो ग्रास भी तो कहीं से बनाएगी एनर्जी लेके। इसकी बॉडी में इसकी एनर्जी गई, इसकी बॉडी में इसकी एनर्जी गई, इसकी बॉडी में इसकी एनर्जी गई सबकी बॉडी में एनर्जी। बट ग्रास के पास एनर्जी कहाँ से आएगी? खाना जहाँ से बनाएगा वो, और खाना कहाँ से बनाएगा बेटा? वो सोलर एनर्जी लेकर के। तो ग्रास के पास एनर्जी कहाँ से आती है? सोलर एनर्जी की फॉर्म में। क्या पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारे पास? तुम्हें 4 ट्रॉपिक लेवल दे देंगे और तुमसे पूछेंगे बेटा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन सा है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर कौन सा है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर कौन सा है और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर कौन सा है। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस ट्रॉपिक लेवल पर किस ऑर्गेनिज्म को पुट करना है। ठीक है, फर्स्ट शुरू करते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स हमारे कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर। ये बेटा हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोड्यूस करना है। जब तक ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे आगे वालों का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आगे वालों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रोड्यूसर्स बेटा हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे। सपोज कर लेते हैं ये हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब इसने इसको खाया, इसने इसको खाया तो ये सेकंड पे आ गया, ये सेकंड पे आ गया, ये फर्स्ट पे आ गया, ये सेकंड पे आ गया। ठीक है, इसने इसको खाया तो ये थर्ड पर आ गया, इसने इसको खाया तो ये फोर्थ पर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है जी। अब सुनो, डियर घास फूस खाते हैं और घास फूस वाले खाने को क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। घास फूस खाने वाले को, ग्रास खाने वाले को क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। सबसे पहले डियर ने कंज्यूम किया है खाना, तो इसीलिए बेटा इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूम करने वाले को बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। डन। अब सेकंड नंबर पर किसने कंज्यूम किया? लॉयन ने। तो सेकंड नंबर पर कौन आ जाता है? हमेशा सेकेंडरी कंज्यूमर। थर्ड वाले पर कौन आ जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। और इस तरह से सोन ऐसे ये चलते रहेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये है यहाँ पर बेटा। अच्छा, अब एक बात बताती हूँ तुम्हें मैं। अब एक बात सुनो, मान लो ये क्वेश्चन कई बार आया है, मैं एक बार इसको इरेज करती हूँ। अब मान लो एक फूड चेन है, चलो एक ये फूड चेन है, ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट ने खा लिए। चलो इंसेक्ट उस पर बैठे हैं। इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? वल्चर ने। स्नेक को किसने खाया? वल्चर ने। मान लेते हैं। ठीक है, अब बताओ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन आएगा? मैम ग्रास आएंगे। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर कौन आएगा? मैम फ्रॉग आएगा। फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पर कौन आएगा? मैम वल्चर आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? हु इज सेकेंडरी कंज्यूमर? हु इज सेकेंडरी कंज्यूमर? जो सेकंड नंबर पर कंज्यूम करेगा। फर्स्ट वाला हमेशा प्रोड्यूसर होता है, इसने सबसे पहले कंज्यूम किया, इसने सेकंड नंबर पर कंज्यूम किया, तो ये मैडम सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, ये मैडम सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है जी। अब मैं तुमसे यहाँ क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट हैपन इफ ऑल द फ्रॉग गेट डाई? अगर एक भी फ्रॉग नहीं होगा तो मैम क्या होगा? कोई भी फ्रॉग नहीं होगा तो मैम क्या होगा? जरा बताओ। लो जी, मैंने फ्रॉग को यहाँ पर डेड कर दिया, मैंने यहाँ पर फ्रॉग को डेड कर दिया। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब इंसेक्ट को खाने वाला कोई नहीं बचा। अब इंसेक्ट को खाने वाला कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, तो इंसेक्ट की अमाउंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्नेक तो खा ही नहीं सकता इंसेक्ट को, स्नेक तो इंसेक्ट को खा ही नहीं सकता। ठीक है, स्नेक किसको खाता है मैम? फ्रॉग को खाता है। स्नेक किसको खाता है मैम? फ्रॉग को खाता है। फ्रॉग तो है ही नहीं, स्नेक को कुछ खाने के लिए मिलेगा? मैम नहीं मिलेगा। तो स्नेक की अमाउंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, या सारे स्नेक क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे मैम। क्या यहाँ से एक पॉइंट समझ में आया?
पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब सारे एक दूसरे पर डिपेंड है, और अगर फूड चेन में से एक भी ऑर्गेनिज्म को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हुई। ये क्वेश्चन PYQ है। What if one organism get removed from the food chain, then all the food chain get disturbed? कैसे? In that case, the amount of one organism बढ़ती जाएगी, will increase, and the amount of second next another organism get decrease। क्या समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको खाने वाला कोई नहीं बचा, ये तो बढ़ते जाएंगे, इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मरेगा, तो सिंपल सी बात है ये भी मरेगा, तो हमारी फूड चेन होगी ना अनस्टेबल, होगी ना अनस्टेबल। तो यही क्वेश्चन बेटा हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। ओके जी, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। अब हमने पढ़ा कि हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खा रहा है, किस ऑर्गेनिज्म में कितनी एनर्जी जा रही है, और किस ऑर्गेनिजम्स में अगर कोई टॉक्सिक भी तो जाएगा, अगर एनर्जी जाएगी तो खाना जाएगा, तो टॉक्सिक भी जाएगा, किस ऑर्गेनिज्म में कितना टॉक्सिक केमिकल जा रहा है। तो यही इसकी क्या बेटा फूड चेन की सिग्निफिकेंस है। द नॉलेज ऑफ फूड चेन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग रिलेशनशिप। फीडिंग रिलेशनशिप का मतलब ये बता सकती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खा रहा है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी फ्लो। किस ऑर्गेनिजम्स में कितनी एनर्जी का फ्लो हो रहा है उससे पता लगेगा। कैसे पता लगेगा वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल। अगर बेटा खाना जा रहा है, एनर्जी जा रही है, तो टॉक्सिक भी जाएगा, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी ये भी हमें पता लग जाएगा। इसके बारे में भी हम फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे। तो क्या फूड चेन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या फूड चेन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक बार मेरे साथ फिर से समझेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, इन्वायरमेंट क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, मैं तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन होमवर्क कर देना चाहूँगी कि स्काई किस में आती है, इन्वायरमेंट में आएगी या इकोसिस्टम में आएगी। ठीक है, दोनों के फादर्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। फिर हमने कुछ सिस्टम पढ़े हैं इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। फिर हमने पढ़ा है ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। फिर हमने पढ़ा फूड चेन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, लीनियर सीक्वेंस है ना, लीनियर सीरीज होती है जो ऑर्गेनिजम्स की हर ट्रॉपिक लेवल पर, उसे क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट पे कौन आता है, सेकंड फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पर कौन आएगा। ठीक है, अगर उस फूड चेन में से एक को निकाल दिया जाए तो बाकियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बाकियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बाकियों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने इसमें पढ़ना है, पढ़ लिया इसमें। ठीक है पॉइंट। अब आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। अब इस फूड चेन की सिग्निफिकेंस क्या है, इस फूड चेन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना 10% लो। तो हमने अभी तक सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन अच्छे से पढ़ लिया। अब उस सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन में पढ़ा हमने कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, हमें उससे पता लगता है। तो अब एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं 10% लो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन या व्हाट इज़ 10% लो, व्हाट इज़ 10% लो। ये 10% लो क्या कहता है कि हर टॉपिक लेवल में टोटल में से सिर्फ 10% एनर्जी ही पास ऑन होती है नेक्स्ट टॉपिक लेवल तक। हर एक टॉपिक लेवल से ओनली 10% एनर्जी ही पास होती है नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे। ऐसा क्यों मैम? 90% कहाँ गई? 90% बेटा उसके अपने खुद के काम में यूज़ होगी। 90% उसने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी की कर ली। 90% उसने एनर्जी सिंथेसाइज किसी और काम के लिए कर ली। 90% उसने अपनी एनर्जी कुछ काम किया, उसमें उसकी लॉस होगी। 90% एनर्जी उसकी डाइजेशन में चली गई है। 90% उसकी एनर्जी इन्वायरमेंट में चली गई है।
आगे बात समझ में? तो वो क्या करता है, सिर्फ 10% एनर्जी को ही पास ऑन करता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में, और उसी लो को क्या बोला जाता है बेटा, 10% लो। 10% लो, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब मैम फिर सोलर एनर्जी से भी तो प्लांट 10% ही लेंगे, सोलर एनर्जी से भी तो बेटा 10% ही ली जाएगी? नहीं बच्चे, सोलर एनर्जी से 10% नहीं ली जाती। यहाँ से याद रखना है पॉइंट, सोलर एनर्जी प्लांट ओनली 1% एक्वायर करते हैं, 1% एक्वायर करते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी की उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि उनकी बॉडी बहुत सारा प्रोसेसेस नहीं करती, तो इसीलिए सोलर एनर्जी से वो सिर्फ 1% एनर्जी एक्वायर करते हैं, और उसके बाद हर ट्रॉपिक लेवल में वो सिर्फ 10% एनर्जी को ही क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और उसी क्या बोला जाता है, 10% लो। 10% लो, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step, that is present at each step। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो मेरे पास एक ये फ्लो चार्ट है, यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर मान लो पे एग्जांपल समझ लेते हैं, यहाँ पर सोलर एनर्जी भी आ गई, यहाँ पे सोलर एनर्जी भी आ गई, ठीक है। अभी मैं समझाती हूँ तुम्हें। मान लो प्रोड्यूसर्स के पास, मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर के पास बेटा 10,000 जूल एनर्जी है, प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो मैम बताओ प्राइमरी कंज्यूमर में कितनी एनर्जी जाएगी? अब हमने यहाँ पर 10% ऑफ 10,000 निकालने नहीं बैठ जाएंगे, मैथ का यूज़ नहीं करेंगे, बस एक जीरो कम कर दो, 10% में ऐसे ही होता है, एक जीरो कम कर दो, इसके पास मैम 1000 जूल एनर्जी रह जाएगी, नेक्स्ट के पास मैम 100 जूल एनर्जी रह जाएगी, और नेक्स्ट के पास मैम 10 जूल एनर्जी रह जाएगी, और उसके बाद मैम 0.1 जूल एनर्जी रह जाएगी, 0.1 जूल एनर्जी रह जाएगी। क्या पॉइंट समझ में आ गया? क्या पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया मैम। तो बाकी कहाँ गई? तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली 10% कैन पास, ओनली 10% कैन पास, ओनली 10% कैन पास। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहूँगी कि मान लो क्वेश्चन, देखो बोर्ड वाला क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा इफ 10,000 joule energy, 10,000 joule energy is available to the sun, then how much energy is present on the secondary consumer, या यहाँ से लिखा हुआ आ सकता है, या थर्ड ट्रॉपिक लेवल, कुछ भी आ सकता है, कोई भी ट्रॉपिक लेवल पूछ सकते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल बता दो ज़रा, कर दो आंसर, सोचो आराम से, टेक योर टाइम। हाँ जी, 10,000 joule is energy is available to the sun, then how much energy is present on the secondary consumer। अब कुछ बच्चों के आंसर्स क्या आएंगे बेटा कि 10,000 मैम है स्टार्टिंग में, तो एक जीरो कम करते जाते हैं, इसके पास 1000 रह जाएगी और इसके पास 100 रह जाएगी, और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 जूल ऑफ एनर्जी। राइट, तुम यही करके आए हो बेटा। ये बात बिल्कुल गलत होगी, बिकॉज हमारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन में क्या रहा है कि इफ 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द सन, बेटा यहाँ से बेटा सन के पास, सन से एनर्जी जाएगी ना, इस सन के पास 10,000 प्रेजेंट है, इस सन के पास 10,000 जूल एनर्जी प्रेजेंट है, तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द 1% ऑफ 10,000, व्हाट इज द 1% ऑफ 10,000, what is the 1% of 10,000, what is the 1% of 10,000, what is the 1% of 10,000, कितनी हो जाएगी? 1%, 1% कितनी हो जाएगी? 100, 1% कितनी हो जाएगी? 100, निकाल लो बेटा। 1% ऑफ 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितनी रहेगी? ओनली 100 जूल। कितनी रहेगी? ओनली 100 जूल, क्योंकि अभी मैम ने क्या बताया था कि सन से तो बेटा वो सिर्फ 1% लेंगे,
सन से तो 1% लेंगे, 10,000 सन के पास है तो सन से तो बेटा वो 100 जूल ही लेंगे, कुछ मर्जी हो जाए। अब 100 से अगला कर दो 10, तो इसके पास बेटा 10 जूल जाएगी और इसके पास बेटा 0.1 जूल जाएगी, इसके पास 0.1 जूल जाएगी, ठीक है। अब टर्शरी कंज्यूमर अगर इसमें आ जाएगा तो उसके पास 0.01 जाएगी, 0.01 जाएगी। और बेटा ये 0.01 जूल एनर्जी कितनी कम है, कितनी कम है, क्या इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो पाएगी, क्या इसकी एनर्जी में बॉडी में सॉरी इसकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसीलिए बेटा ये एनर्जी वापस नहीं आ सकती, बिकॉज इसको वापस देने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी जो इसके पास नहीं है, जो इसके पास नहीं है। इसीलिए बेटा जो एनर्जी का फ्लो होता है हमेशा क्या चलता है, यूनिडायरेक्शनल चलता है, हमेशा क्या चलता है रजे, यूनिडायरेक्शनल चलता है। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। वाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ट्रॉपिक लेवल एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज यूनिडायरेक्शनल। क्यों बेटा, क्योंकि ड्यू टू 10% लो, एज 10% लो क्या स्टेट करता है कि हर ट्रॉपिक लेवल में कितनी परसेंट एनर्जी जाती है, 10% एनर्जी जाती है। तो टॉप तक पहुंचते पहुंचते, इसको हम टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, टॉप तक पहुंचते पहुंचते इतनी एनर्जी बचेगी ही नहीं कि वो बाई डायरेक्शनल फ्लो करवा पाए, बाई डायरेक्शनल फ्लो करवा पाए। क्या लिखेंगे, ड्यू टू 10% लो टॉप कंज्यूमर देयर इज नो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट द टॉप कंज्यूमर, देयरफॉर एनर्जी का फ्लो हमेशा क्या रहता है, यूनिडायरेक्शनल रहता है। वापस आने के पास उसके पास एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आया, क्या पॉइंट समझ में आया। और यहीं से हमारा क्वेश्चन क्या निकल के आता है, वाई देयर इज ओनली 4 ट्रॉपिक लेवल। जितना बेटा मैं स्टार बना रही हूँ ना यहाँ पर, जहाँ जहाँ मैं स्टार बना रही हूँ वो टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई देयर इज ओनली 4 ट्रॉपिक लेवल। अब इसको देखो रजे, हमने इसमें पढ़ा कि इसके पास 10,000 सन के पास रहने की वजह से इसके पास 100 आई, इसके पास 10 रही, इसके पास 0.1 रही, इसके पास 0.01 रही, बहुत कम है। तो इसको आगे देने के लिए कोई है, उसको एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल पर देने के लिए है ही नहीं उसके पास, क्या देगा। इसीलिए बेटा ट्रॉपिक लेवल बहुत शॉर्ट होते हैं लेंथ वाइज, 2 से 3, 3 से 4 मैक्सिमम, क्योंकि 4 के बाद अगर 5 ट्रॉपिक लेवल चाहिए तो उसके पास एनर्जी भी तो होनी चाहिए उसको देने के लिए, एनर्जी तो बची नहीं, एनर्जी तो बची नहीं। इसीलिए बेटा ट्रॉपिक लेवल की अमाउंट क्या रहती है, हमेशा 3 से 4 एक सफिशिएंट, एक लिमिटेड अमाउंट रहती है। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पर इतना लॉस हो जाता है एनर्जी का कि आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद उसके पास बहुत कम एनर्जी बच जाती है देने के लिए, उसकी बॉडी के लिए भी तो चाहिए कुछ ना कुछ, बहुत कम बच जाती है। कम बचने की वजह से वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेटा ट्रॉपिक लेवल हमेशा बहुत शॉर्ट लेंथ के होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक बार पानी पी लूँ। कर लिया नोट, लिख लिया, चलें आगे। ओके, नाउ फूड वेब। नाउ व्हाट इज फूड वेब। अच्छा, पढ़ा हुआ है, कोई नई टर्म नहीं है, जो पढ़ा हुआ है ना बस वही टर्म है। वेब का मतलब क्या होता है, वेब का मतलब क्या होता है, जाल, जाल। जब बहुत एक फूड चेन है, ये फर्स्ट फूड चेन है, ये सेकंड फूड चेन है, ये थर्ड फूड चेन है, अगर मैं इस सबको मिला दूं तो एक जाल बन गया, एक जाल बन गया। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फूड वेब। ठीक है, फूड वेब क्या बोलते हैं, फूड वेब। समझ में आ गया। बहुत सारी फूड चेन का इंटरकनेक्शन इज नोन एज फूड वेब। द इंटरकनेक्शन ऑफ मोर देन 2 फूड चेन इज नोन एज फूड वेब, इज मोर नोन एज फूड चेन वेब। अच्छा, फूड चेन में बेटा एक पे डिपेंड है, एक लीनियर इवेंट बना रहा है, बट फूड वेब, ये देखो ये जाल सा बना हुआ है, फूड वेब में एक पर ही बहुत सारे डिपेंड हो जाते हैं, या एक बहुत सारों पर डिपेंड हो जाता है अपने खाने के लिए, तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है फूड चेन की, और उसी को क्या बोला जाता है बेटा, फूड वेब। उसी को क्या बोला जाता है, फूड वेब। समझ में आ गया। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन ना हो करके द रिलेशनशिप शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचेस इज नोन एज फूड वेब।
इज नोन एज फूड वेब। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म पर कितने सारे डिपेंड हो गए, जैसे ग्रास है, ग्रास पर बेटा रैबिट भी डिपेंड है, ग्रास पर बेटा माउस भी डिपेंड है, ग्रास पर बेटा ग्रास ओपर भी डिपेंड है, बहुत सारे डिपेंड हो गए, बहुत सारे डिपेंड हो गए, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस ग्रास ओपर पर बेटा फ्रॉग भी डिपेंड है, विजिबल है क्या, इस ग्रास ओपर पर बेटा फ्रॉग भी डिपेंड है, चलो इस ग्रास ओपर पर बेटा फ्रॉग भी डिपेंड है, इसको देखते हैं, मान लो चलो इस ग्रास ओपर पर ये फ्रॉग भी डिपेंड है, ये बर्ड भी डिपेंड है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इस फ्रॉग पर आउल भी डिपेंड है, स्नेक भी डिपेंड है, बहुत सारे डिपेंड हो गए। जब एक ही ऑर्गेनिजम्स पर बहुत सारे डिपेंड हो जाते हैं अपने खाने के लिए, या एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारों पर अपने खाने के लिए डिपेंड होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है, और उसे क्या बोला जाता है, फूड वेब बोला जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, फूड वेब बोला जाता है। अच्छा, अब मैंने फूड चेन में तुम्हें बताया कि अगर बीच में से एक ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया जाए तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या वही सेम चीज फूड वेब में भी है, क्या वही चीज फूड वेब में भी है, नहीं बेटा नहीं, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिज्म एक पे डिपेंड नहीं है, इसलिए एक ऑर्गेनिज्म एक पर डिपेंड नहीं है, वो बहुत सारों पर डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो अगर एक चीज जो हम रिमूव कर देंगे वो उसको नहीं मिलेगी तो वो खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फूड वेब में बेटा अनस्टेबिलिटी नहीं आती अगर एक को हम निकाल देते हैं, तो ये क्या रहता है, हमेशा स्टेबल रहता है। यही फूड वेब की क्या है, एडवांटेज है, यही फूड वेब की क्या है, एडवांटेज है। एंड नाउ दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। और आई थिंक मैं तुम्हें ये लिखवा देती हूँ, इसको लिख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन, फूड चेन, फूड चेन एंड फूड वेब, फूड वेब। फर्स्ट पॉइंट, फूड चेन में क्या है, फूड चेन में क्या है बताओ जरा, फूड चेन में क्या है, क्या है फूड चेन में, लीनियर सीरीज ऑफ इवेंट है ना, यही बनेगी द लीनियर या सीरीज ऑफ इवेंट लिख लो इसको डायरेक्ट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, द सीरीज ऑफ इवेंट्स या सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स कहाँ, एट ईच ट्रॉपिक लेवल, each tropic level is known as food chain, is known as food chain. The interconnection of different food chain is known as food web. Clear है, clear है, okay. In this one organism किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑर्गेनिज्म, वन अदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा, ठीक है। इसमें वन ऑर्गेनिज्म, अच्छा यहाँ पे लिख लो अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, क्लियर, विजिबल है, ओके। इसमें क्या हो जाएगा, वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल या फॉर देयर फूड। हो गया, नोट डाउन करो, फिर आगे करवाती हूँ अगले पॉइंट्स। हो गया, नेक्स्ट चले, कर दूँ अब इसको एक बार, कर दूँ अब थर्ड पॉइंट लिखो, फूड चेन, फूड वेब, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं,
इट क्या करेंगी, सिंगल पाथ फॉलो करेंगी, इट फॉलोज सिंगल पाथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का बेटा सिंगल पाथ रहेगा और उसमें स्ट्रक्चर बहुत सारा बन जाता है। इट फॉलोज मल्टीपल पाथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब सिंगल पाथ, इसमें सिंगल पाथ होने की वजह से एक को अगर रिमूव करवा देते हैं तो दूसरा डाई कर जाएगा। इट इज लेस स्टेबल ड्यू टू सिंगल पाथ फॉलोड। ठीक है, एंड इट इज more stable due to multiple path follow। क्लियर है ओके। नेक्स्ट 5th पॉइंट लिख लो। इट शोज लीनियर पैटर्न, एक लाइन में है। ठीक है, एंड इट शोज, ये कैसा शो करती हैं, जाल की तरह। इट शोज वेब लाइक पैटर्न। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 पॉइंट, मोर देन इनफ। डन। और ऐड करना हो तो फूड चेन में लिख लो। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल चेन, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 चेन। डन हो गया। चले नेक्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एनर्जी। फ्लो। अभी मैंने बता दिया कि इसका फ्लो ऑफ एनर्जी बेटा क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी लॉस होती जाती है, तो लास्ट तक तो बेटा बचेगी नहीं। इसलिए बेटा इसका क्या होता है, द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट। एनर्जी वापस से हम सन को नहीं दे सकते प्लांट लेने के बाद, है ना, तो एनर्जी वापस से नहीं आ सकती, क्योंकि जितनी उसने एनर्जी ली उतनी लेनी पड़ेगी और वापस बची नहीं है, लॉस हो चुकी है इन्वायरमेंट में, तो नहीं जाएगी। इसलिए बेटा एनर्जी का फ्लो क्या होता है, इसमें यूनिडायरेक्शनल टेक प्लेस करता है। डन। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जिस तरह से हमने पढ़ा कि एनर्जी का फ्लो होता है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन में हमने पढ़ा था 3 बातें। फर्स्ट फीडिंग रिलेशनशिप, सेकंड एनर्जी का फ्लो, एंड थर्ड टॉक्सिक सब्सटेंस का फ्लो। फीडिंग रिलेशनशिप हमें फूड चेन में ही समझ में आ गया था। एनर्जी का फ्लो हमने अभी पढ़ लिया है लास्ट टॉपिक में। अब हम पढ़ते हैं टॉक्सिक केमिकल का फ्लो। ठीक है, तो जिस तरह से एनर्जी का फ्लो हर ट्रॉपिक लेवल में होता है, उसी तरह से टॉक्सिक केमिकल का फ्लो भी हर ट्रॉपिक लेवल पर होता है। फर्क क्या है, उसमें एनर्जी बेटा लॉस हो जाती है इन्वायरमेंट में ड्यू टू सम वर्क, बॉडी के वर्क की वजह से, ड्यू टू डाइजेशन, रेस्पिरेशन, बट इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए उनकी बॉडी में किसी तरह का एंजाइम, कोई सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें टॉक्सिक अमाउंट बढ़ता रहता है हर ट्रॉपिक लेवल पर, और उसकी कंसंट्रेशन के बढ़ने को ही क्या बोला जाता है बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। पॉइंट क्लियर है। The increasing concentration of the substance such as toxic chemical उनकी बॉडी में in the tissue of organism at successive higher level in a food chain is known as biological classification। समझ में आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हें एक फूड चेन बना के दे देंगे और पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिक या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसकी होगी। सीधी सी बात है, इसके पास कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको खाएंगे ये, तो इसके पास एक टॉक्सिक सब्सटेंस इसकी बॉडी में चले जाएंगे, इसका इनकी बॉडी में चले जाएंगे, इसका इनकी बॉडी में चले जाएंगे, इसको ये खाएगा तो इनकी बॉडी में चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बेटा सारों का केमिकल तो इसने ले लिया, और जो लास्ट में आएगा, जो किसी भी ट्रॉपिक लेवल के बेटा लास्ट में आएगा, उसी के पास बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ज़्यादा पाई जाएगी, उसी के पास टॉक्सिक केमिकल उसकी बॉडी में ज़्यादा पाए जाएंगे। तो वह एक फूड चेन दे देंगे, बिना सोचे समझे लास्ट वाला देख लेना कौन सा है, उसकी बॉडी में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, अब इनको खाने वाले कौन होते हैं, ह्यूमन बीइंग। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाइज द टॉप लेवल ऑफ फूड चेन, सो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ द केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। क्या पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहाँ से तुम्हें
एक पॉइंट करवा रही हूँ, पानी एक्वेटिक फूड चेन के बारे में कई बार पेपर में पूछ लेता है, एक्वेटिक फूड चेन क्या होता है। एक्वेटिक फूड चेन और एक वर्ड होता है बेटा टेरेस्ट्रियल फूड चेन। पेपर में आ जाएगा कि कोई भी एक फूड चेन बना लो अप टू 4 ट्रॉपिक लेवल, और एक्वेटिक का एग्जाम्पल दे दो और एक टेरेस्ट्रियल का दे दो, अप टू 4 तक। हम बात अभी एग्जाम्पल से समझते हैं, अप टू 4 ट्रॉपिक लेवल तक उसने बोला है। अच्छा, अब एक्वेटिक की करते हैं पहले, यहाँ देखते हो एक्वेटिक की। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, पानी, ओके। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जमीन, ठीक है, लैंड पे, ओके जी, हो गया यहाँ तक, ठीक है, बनाना आसान है। एक्वेटिक क्या होता है, पानी। जिस तरह से बेटा, चलो पहले टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल सबसे पहले कौन आते हैं, प्लांट्स। एग्जाम्पल दे देते हैं, ग्रास, हो गया। ग्रास को किसने खाया, ग्रास ओपर ने, हो गया। ग्रास ओपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, चलो इंसेक्ट हो गया। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। उसने कितने ट्रॉपिक लेवल तक पूछा है, 4 तक, 1 2 3 4 हमने बना लिया। स्नेक को किसने खाया, वल्चर ने। एक्स्ट्रा पूछ ले तो लिख देना, स्नेक को किसने खाया, वल्चर ने। ये तो टेरेस्ट्रियल होगा। ये सारे कहाँ रहते हैं बेटा, लैंड पर रहते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल, ओके जी। एक्वेटिक पानी में रहने वाला, अब पानी में भी सबसे पहले प्लांट रहेंगे जो फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, और बेटा पानी के प्लांट्स को क्या बोला जाता है, फाइटोप्लैंक्टन। पानी में रहने वाले प्लांट्स को प्लैंकटन, ठीक है। अब प्लांट्स को कौन खाएगा, छोटे छोटे जानवर, और छोटे छोटे जानवर को क्या बोला जाता है बेटा, जू प्लैंक्टन। जू मतलब एनिमल, प्लैंक्टन मतलब पानी में रहने वाले, जू का मतलब एनिमल होता है। अब इन छोटे छोटे इंसेक्ट को कौन खाएगा, छोटी छोटी मछलियाँ खाएंगी, स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश। कितने ट्रॉपिक लेवल तक पूछा है, 4 हमने बना दिया। एक्स्ट्रा पूछे तो लार्ज फिश को कौन खाता है, बड़ी बड़ी शार्क। क्या पॉइंट समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, वट एवर यू वॉन्ट करो इसको। काफ़ी डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा वैसे ही कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वेटिक फूड चेन अप टू 4 ट्रॉपिक लेवल। डन, क्लियर। चले नेक्स्ट, चलो जी, नेक्स्ट इज ओजोन लेयर। बस अब चैप्टर बिल्कुल एंडिंग पे आ चुके हैं, एक टॉपिक आई थी, इसके बाद और रह गया, चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज फूड चेन। नाउ ओजोन लेयर। ओजोन का नाम हमने सुना हुआ है। ओजोन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, O3। ओजोन पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में सुना हुआ है, ठीक है। बनता कैसे, पहले हम इसको देखते हैं। बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर, सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड वन इज मीजोस्फियर, फोर्थ वन इज थर्मोस्फियर, एंड बिल्कुल बाहर एग्जिट की तरफ हो जाती है, दैट इज एक्सोस्फियर। और उसके बाद क्या हो जाता है, ग्रेविटी खत्म हो जाती है, ओके जी। ग्रेविटी नहीं, अर्थ के बाद ग्रेविटी खत्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर बेटा कहाँ बनती है, पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा। ओजोन लेयर कहाँ बनती है, स्ट्रेटोस्फियर में बनती है। बनती कैसे है, अब ये बताते हैं। यहाँ पर मान लो बेटा सन है, विजिबल है, ओके जी। यहाँ पे सन है, सन से क्या आ रही है, यूवी रेडिएशंस आ रही है, और यहाँ क्या है, हवा है। वो हवा में क्या है, ऑक्सीजन है। उस हवा में क्या है, ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन को बेटा सन की यूवी रेस किस में तोड़ देगी, O+O में तोड़ देगी। ऑक्सीजन के क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के एटम बन जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन की एटम, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसके साथ जुड़ करके क्या बना लेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। दो आगे एक पहली था, कितना बन गया, 3। और इसी 3 ऑक्सीजन के एटम को मिला करके क्या बनाया जाता है बेटा, O3 का मॉलिक्यूल, एक ओजोन का मॉलिक्यूल। और ये वाली रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी की अगर बात करें तो 3 से 4 लाइनों में, आई थिंक 2 या 3 लाइनों में, एक छोटे से पैराग्राफ से मैं खत्म कर रखा है इसको। बट हमारे जब एग्जाम में आएगा तो हमने पूरा लिख के आना है, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, हाउ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन टेक्स प्लेस।
किस तरह से ओजोन की फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। सबसे पहले लिखेंगे ओजोन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम विच इज कहाँ बनती है, विच इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फियर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। डन। अब होगा क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गेट ब्रेक डाउन by the UV radiations of the sun into 2 oxygen atom which further get combined with the oxygen molecule form 3 different atom of oxygen and form the ozone molecule। क्या पॉइंट क्लियर है, क्या पॉइंट क्लियर है, ठीक है पॉइंट क्लियर है। अच्छा अब ये करेगी क्या, अब ये करेगी क्या, क्यों जरूरी है बचाने का, क्यों बेटा अगर सन की यूवी रेडिएशंस ने हमारे ऑक्सीजन को ही तोड़ दिया और अगर डायरेक्ट सन की यूवी रेडिएशंस हमारे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे पड़ेगी तो सारी ऑक्सीजन को तोड़ देगी, सारी ऑक्सीजन को तोड़ देगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यूवी रेडिएशन डायरेक्ट हमारे बॉडी पर अटैक करेगी तो स्किन कैंसर होने के चांस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे मैम। अगर उसी रोशनी में, उसी सन की लाइट में हम बाहर निकलेंगे, आंखें खोलेंगे तो हमारी आंखों पे इफेक्ट करेगी, आईज पर इफेक्ट करेगी, तो हम बेटा ब्लाइंड हो सकते हैं, हमें कैटरेक्ट हो सकता है। तो ये क्या बेटा इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। इसीलिए ओजोन का होना क्या है, जरूरी है, एज इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट एंड प्रिवेंट द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन। harmful radiation of sun is this radiation is highly damaging to the organism and cause skin cancer in the human and cause skin cancer in the human। और बनती कैसे है वो भी तुम्हें समझा दिया, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, ये ओजोन की लेयर बन गई। नाउ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हमारे देखो, अब तुमने कुछ कोविड के बाद कुछ देखा होगा, कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे ना गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मियों में इतनी गर्मी हो जाती है कि 50+ टेम्परेचर चला जाता है ना। और दूसरी साइड देखो, दिल्ली नोएडा वाली साइड, वहाँ तो टेम्परेचर का अंत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों, इसका मतलब ओजोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओजोन लेयर में कोई दिक्कत आ रही है, जो सन की रेस को रोक ही नहीं पा रहा, नहीं रोक पा रहा। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, उसके डिप्लीशन होता जा रहा है, उसका डिप्लीशन होता जा रहा है, वो खत्म होती जा रही है। क्यों खत्म होती जा रही है, ये भी हमारा ही रोल है इसमें, हम ही इसके कारण है, हम ह्यूमन ही इसका नुकसान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेटा हम अपने घरों में फ्रिज यूज़ करते हैं, अपने घरों में रेफ्रिजरेटर यूज़ किया जाता है, एसी यूज़ किया जाता है, और उनके कंप्रेसर से गैस निकलती है जिसे बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस क्या करती है, ये कार्बन गैस क्या करती है, ओजोन के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर देती है, ओजोन के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर देती है, और ये फर्दर टूट गया। अगर ये इनका मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर देगी तो कैसे ओजोन बच पाएगी, नहीं बच पाएगी, हमारा ही रोल है, हमारा ही रोल है। तो इसकी वजह से बेटा उस ओजोन की लेयर में पतला पतलापन, थिननेस आती जा रही है, वो ओजोन की लेयर थिन होती जा रही है, थिनिंग होती जा रही है उसकी, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर एंटार्क्टिका वाली साइड देखने को पाए गए हैं, कहीं कहीं पर उसमें होल्स हो गए हैं, और उन्हीं होल से सन की रेस डायरेक्ट आती हैं, जिस वजह से गर्मी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक एक्ट चलाया। उन्होंने क्या किया, ये इसने एक एग्रीमेंट किया कि सभी के साथ, इंडस्ट्रीज कंपनीज के साथ, कि आपने अगर कोई भी अप्लायंस बनाना है तो उसको बेटा CFC फ्री बनाना पड़ेगा। तो आजकल जितने भी अप्लायंस आ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर आ रहा है, फ्रीज आ रहा है, वो बेटा CFC फ्री है। अगर CFC फ्री है तो कुछ ना कुछ तो किया होगा उसके बदले में भी, है ना, जिससे ओजोन की डिप्लीशन ज़्यादा ना हो पाए। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, व्हाट इज गार्बेज, व्हाट इज गार्बेज, गार्बेज क्या होता है। अब यहाँ से मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, व्हाट इज गार्बेज एंड व्हाट इज सीवेज, व्हाट इज सीवेज, व्हाट इज सीवेज, बताओ। गार्बेज क्या होता है, कूड़ा कचरा, कूड़ा करकट। सीवेज क्या होता है, सीवर, है ना, सॉर्ट आउट समथिंग, इतना ही बताओगे, ऐसा नहीं होता बेटा। गार्बेज कूड़ा कचरा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सीवेज क्या होता है बेटा, म्युनिसिपल वेस्ट, जो म्युनिसिपल कमेटी वाले होते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट जो इसके अंदर, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, इज नोन एज सीवेज। और इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है बेटा, ह्यूमन का एक्सक्रीटा। हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीटा जो वेस्ट होता है वही सीवर में जाता है ना। तो सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट, द म्युनिसिपल वेस्ट इज नोन एज सीवर विच कंटेन इट्स मेन कंपोनेंट एज ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो गार्बेज क्या है बेटा, गार्बेज हमारे घरों का ट्रैश है, हमारे घरों का वेस्ट मटेरियल है, हमारे घरों का अनवांटेड मटेरियल है, या यूज प्रोडक्ट है जो खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, जो अब हमारे और यूज में नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, चल डस्टबिन में, अपने आप सुबह कूड़े वाला आएगा और ले जाएगा, दैट इज गार्बेज।
और फिर वो लेके जाते हैं कहीं पे और ऐसे ढेर बना के रख देते हैं, ऐसे ढेर बना के रख देते हैं। अच्छा, इसमें आता क्या है? किचन का वेस्ट आएगा, वेजिटेबल का वेस्ट आएगा, फ्रूट्स का आएगा, वेस्ट पेपर आएंगे, ड्राइड लीव्स आएंगे, कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के वेस्ट आते हैं। ओके जी। अब गवर्नमेंट ने रूल चलाया हुआ है कि बेटा ड्राई वेस्ट अलग बिन में डालना है, वेट वेस्ट सॉरी वेट वेस्ट अलग बिन में डालना है। क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो एक में ही सारा डाल देते हैं। हमने अपने घरों में 2 तो रखे भी नहीं होंगे आई थिंक, ठीक है। तो जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत काम करने वाला है ये चीज़। तो ऐसा है क्या? चलो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। द 2 टाइप्स ऑफ गार्बेज कौन कौन से होते हैं बेटा? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसकी डिफरेंस तुम्हारे पेपर में पूछी जाएंगी, डायरेक्ट पूछी जाएंगी, या एग्जाम्पल देके पूछ लेगा बताओ कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और अगर पता होगा तो हम बता सकते हैं। तो बेटा बायो, नाम से देखो क्या लिखा हुआ, बायो। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? लिविंग। डिग्रेड का मतलब क्या होता है? डीकम्पोज। मतलब वो वेस्ट जो डीकम्पोज हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में, या वो वेस्ट जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म गला सड़ा सकते हैं और गलने सड़ने के बाद उसका न्यूट्रिएंट सॉइल में जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लाइक किचन वेस्ट, ड्राइड लीव्स, है ना। इसीलिए बोलते हैं गिल्ले और सूखे कूड़े को अलग अलग रखो, ताकि गीला कूड़ा अगर एक ही जगह पर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए तो उससे हम न्यूट्रिएंट बना पाए, फर्टिलाइजर्स बना पाए। डन? ओके जी। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन मतलब नहीं, बायो मतलब लाइफ, डिग्रेड मतलब डीकम्पोज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डीकम्पोज नहीं हो सकते उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन कौन से होते हैं? पेपर, पॉलीथीन। आज पॉलीथीन डालो, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाद निकालना, जगह याद रहे तो वैसा ही निकल के आएगा। दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसलिए बोला जाता है सूखा कचरा अलग कर दो, ताकि इसका हम कुछ और कर पाएँ। और क्या कर पाएँ? नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। क्या कर पाए हम उसका वेस्ट को मैनेज कर पाए? कैसे कर पाए? फर्स्ट इज कंपोस्ट। क्या कर पाए इस कंपोस्ट में? क्या करना होता है कंपोस्ट में? 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं फूड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या किया जाता है बेटा? गीले कचरे को जमीन खोद करके लैंड उसके अंदर डाला जाता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी से उसको कवर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? बाय नेचुरली ऑर्गेनिजम्स आएंगे सॉइल में से, उनके ऊपर क्या करेंगे? इनको डीकम्पोज करेंगे और इससे क्या बना देते हैं बेटा? मैन्योर फर्टिलाइजर्स की फॉर्मेशन करवा देते हैं। ओके। अब कंपोस्ट के साथ 9th में हमने क्या पढ़ा है? वर्मी कंपोस्ट भी पढ़ा है। वर्मी कंपोस्ट भी पढ़ा है। वर्मी कंपोस्ट में हम क्या डालते हैं बेटा? उसी जगह पर कुछ अर्थवॉर्म्स डाल देते हैं और फिर उसको कवर करते हैं, पानी का छिटा, पानी डाल दी उसके ड्रॉप्स वगैरह, ताकि नेचर तो जो करेगा ठीक है, वो अर्थवॉर्म इसको क्या कर दे? डीकम्पोज कर दे। तो इसी का ही टाइप है। कंपोस्ट में हमने कोई चीज़ डाली नहीं है, नेचुरली ये डीकम्पोज हुए हैं, और वर्मी कंपोस्ट में कोई ऑर्गेनिज्म डाल करके उसका क्या करवाया है? डीकम्पोज करवाया है। समझ में आ गया? दैट इज कंपोस्ट। ओके जी। नाउ लैंड फिलिंग। और क्या करते हैं? सूखे कचरे को ऐसे भर दें, जमीन खोद दें और इसको भर दें, कवर कर दें, ताकि एटलीस्ट इन्वायरमेंट तो क्लीन रहे, लैंड फिलिंग। इंसिनरेशन में क्या करना है? जला दो कूड़े को, जला दो सारा, बस ह्यूमस तैयार हो जाएगी, ऐश तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हर जगह बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं, क्योंकि सीवर का पानी जो होता है, ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट होता है, उसको हम डायरेक्ट नेचुरल रिवर बॉडीज़ में डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे होते हैं जो उस पानी को, जो उस वेस्ट को क्या करते हैं बेटा? ट्रीट करते हैं। अलग अलग स्टेप होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, जो हमारे एनसीईआरटी नहीं देता तो हम नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, तुम्हारे लिए इनफ है, ठीक है। तो ताकि नेचुरली वो ठीक हो जाए। उसके बाद 3R हम छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। अब एक और 4R भी आ चुका है, दैट इज रिकवर। या तो हम वेस्ट बनाना ही कम करते, उसके अमाउंट हम प्रोडक्शन ही कम कर दे, ताकि रिड्यूस कर दे, ताकि इन्वायरमेंट बचा रहे। रीयूज, कुछ ऐसा कर लो, उसको दोबारा से यूज़ कर लो। बॉटल है, एक बार पी लिया पानी, खत्म हो गया, उसमें और भर के रख दो, रीयूज हो जाएगा। क्यों वेस्ट करना, क्यों फेंकना, क्यों पोल्यूशन क्रिएट करना? रिसाइकिल कर लो। अब उस बॉटल से, प्लास्टिक से कुछ और बना लो,
ताकि फर्दर किसी और काम में यूज़ हो जाए या उसकी रिकवरी कर लो। क्या पॉइंट समझ में आ गया? तो ये मेथड है इसके कुछ। क्लियर है? क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये नहीं मैनेज हमने करा तो क्या हो सकता है? अगर वेस्ट को मैनेज नहीं किया तो क्या हो सकता है? वेस्ट को मैनेज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाएगी। इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो जाएगा, ज़मीन में पोल्यूशन, सॉइल का पोल्यूशन हो जाएगा, एयर का पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर का पोल्यूशन हो जाएगा। अगर पोल्यूशन होगा तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और अगर उस पानी को, मान लो एग्जांपल है, पानी को उस पी जाते हैं तो वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ आएंगे? हमारे बॉडी में आएंगे। हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आ गए तो क्या करेंगे? डिजीज़ कॉज करेंगे। डिजीज़ कॉज करेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम होगी, हमें भी प्रॉब्लम होगी। समझ में आ गया? तो सारा काम हमसे शुरू होकर के और हम पे ही ख़त्म हो जाते हैं, और हम पे ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। तो ये था जी बेटा हमारा चैप्टर। क्लियर है पॉइंट? याद करने वाले पॉइंट्स इसमें मैंने तुम्हें साथ साथ में लिखवा दिए हैं। कहीं भी डाउट लगे वीडियो को बैक करके देखना, सारा समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता कमेंट छोड़ दो, मैं अपने आप देख के और तुम्हें रिप्लाई ज़रूर करने का कोशिश करूँगी। ईजी सा चैप्टर है, स्कोरिंग कम स्कोर का है, आराम से कर लोगे। बेसिक टर्म्स हैं और क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बता दिए किस टाइप के आएंगे। फिर भी एक दिन और इसकी मैं सीरीज़ लेकर के आऊँगी इसी चैप्टर की, जिसमें तुम्हें PYQs करवाऊँगी इस चैप्टर के, किस तरह से आए हुए हैं और किस तरह से तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्लियर पॉइंट? तो अभी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। अब मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट सीरीज़ में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।